इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार डाला है। ईद हसन नशर हिजबुल्लाह का रॉकेट यूनिट का कमांडर था। इस खबर से हिजबुल्लाह कैंप में एक नई दहशत फैल गई। इजरायल के फाइटर जेट अगले कौन से मिशन पर जाने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक दुनिया ने गजा के रफा से लेकर खान यूनुस और लेबनान में बैरूत के धमाके देखे हैं। यमन के हुदैदा में भी आग लगी हुई है। इन हमलों के पीछे इजराइल का सबसे बड़ा हथियार अब दुनिया के सामने आ गया है। नेतन्याहू ने फाइटर जेट दिखाया, नेतन्याहू ने पायलट भी दिखाया, नेतन्याहू ने बम भी दिखाया जो गजा से लेकर बैरूत और यमन में तबाही मचा रहे हैं। नेतन्याहू ने एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी दिखाया जहां एक एक हमले की ब्रीफिंग हो रही है। किसी भी एयरफोर्स में ऐसी ब्रीफिंग ऑपरेशन से पहले या उसके बाद होती है। फाइटर पायलट्स के साथ कमांडर होते हैं। मिशन में जो टारगेट उड़ाए गए उन पर बात होती है। जो नए टारगेट सेट होते हैं उन पर रणनीति बनाई जाती है। इजरायली वायुसेना अब नए हमले के लिए तैयार है। यह है इजराइल को अमेरिका से मिला F-15 लड़ाकू विमान, जिसकी रेंज में लेबनान भी है और यमन भी। ये रिफ्यूलिंग के बाद ईरान में भी ऑपरेशन कर सकता है और यही फाइटर जेट इस वक्त इजराइल के हमलों को धार दे रहा है। अब देखिए कि इजराइल का नया टारगेट कौन कौन है। इजराइल के टारगेट पर 3 लोग हैं। पहले टारगेट पर लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफुद्दीन का नाम है। दूसरे टारगेट पर यमन के मिलिशिया हूती की लीडरशिप यानी अब्दुल मलिक अल हूती का नाम हो सकता है। और अगर युद्ध ईरान की दहलीज तक पहुंचा तो ईरान की लीडरशिप इजराइल के टारगेट पर होगी, इसमें कोई शक नहीं। פוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. नेतन्याहू ने एयरफोर्स का वीडियो दिखाया तो इजराइल की मीडिया ने हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम का ये वीडियो दिखाया। ये वीडियो एक सीक्रेट लोकेशन का है। वीडियो में नईम कासिम को बार बार पसीना पोंछते देखा जा सकता है, यानी डर हिजबुल्लाह के नए बंकर तक पहुंच गया है। फिर भी हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون. इस वक्त हिजबुल्लाह के नए चीफ के लिए हाशिम सफुद्दीन का नाम फाइनल हो चुका है और ये शख्स अभी इजराइल का प्राइम टारगेट बन चुका है। ये ऐसी बात है जिसका ऐलान इजराइल कागजों में नहीं बल्कि अपनी बमबारी से करना पसंद करेगा। सवाल है कि हाशिम सफुद्दीन कौन है। हाशिम सफुद्दीन की कुंडली पर पूरी दुनिया की नजर है। 1964 में जन्मा सफुद्दीन हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। उसके पास हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। ईरान के कौम में पढ़ाई करने वाले हाशिम सफुद्दीन को 90 के दशक से नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है। अमेरिका ने सफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर सफुद्दीन के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सफुद्दीन को डर है कि वो भी कहीं इजराइल की बमबारी का शिकार नहीं बन जाएगा। ولن أتحدث كثيرا فالكلام غدا لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور كلها ونكون
أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع هذا العدو ليعرف أننا قوم لا نهزم. हाशिम सफीद्दीन की चेतावनी को इजराइल बहुत गंभीरता से ले रहा है। हिजबुल्लाह कैसे युद्ध लड़ता है ये इजराइल पहले भी देख चुका है, लेकिन इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का फैसला किया है। जबकि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि सीज फायर चाहता है। All out war in the Middle East be avoided? It has to be. We really have to avoid it. We've already taken precautions relative to our embassies and personnel who want to leave, but we're not there yet. But we're working like hell with the French and many others to see this avoid. नसरल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया हिजबुल्लाह के बारे में जानना चाहती है कि क्या वो वाकई इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था या इस वक्त भी उसकी नई लीडरशिप इजराइल को चैलेंज कर सकती है। सवाल नंबर 1, हिजबुल्लाह कौन है? तो जवाब है कि हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलिशिया है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान और भारत भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है। सवाल नंबर 2, हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? जवाब है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। ये दावा नसरल्लाह ने 2021 में किया था, जबकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का आंकलन है कि ये तादाद 50,000 तक हो सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह को लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स माना जाता है। दक्षिण में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आसपास जो शहर हैं, वहां हिजबुल्लाह का ही दबदबा है। यहीं से इजराइल पर रॉकेट भी फायर किए जाते हैं और ये इलाके भी इजराइल की काउंटर बमबारी का सबसे बड़ा टारगेट बनते हैं। وله قصاصه الخاص. هذا العقاب آت حتما بإذن الله تعالى ولن نتحدث كثيرا فالكلام غدا لسيد المقاومة. सवाल नंबर 3, हिजबुल्लाह क्यों इजराइल और अमेरिका को धमकाता है? ईरान ने ही हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा किया। ईरान अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। उसका इजराइल के करीब होना ईरान को बड़ी ताकत देता है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद मिलती है, पैसों की भी और हथियारों की भी। ये आरोप ईरान पर हमेशा लगाए जाते रहे हैं। जिस वक्त हसन नसरल्लाह के बंकर पर इजराइल का बम गिरा, तब वहां पर ईरान की कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर भी मौजूद थे और वो भी इस हमले में मारे गए। यानी हिजबुल्लाह और ईरान के अटूट रिश्ते अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चुनौती माने जाते हैं। सवाल नंबर 4, हिजबुल्लाह को इजराइल क्यों इतना बड़ा खतरा मानता है? वर्ष 2000 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिण लेबनान से खदेड़ दिया था। इजराइल की सेना 18 साल बाद लेबनान बॉर्डर से वापस आने को मजबूर हो गई। हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से ISIS को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा है और अब वहां तैनात है, यानी वो पूरी तरह बैटल रेडी फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल हैं जिनकी रेंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी कवर करती है। सवाल नंबर 5, क्या सीधी जंग में हिजबुल्लाह इजराइल को हरा सकता है? हिजबुल्लाह 2006 में इजराइल के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को सीज फायर के बाद लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस वक्त इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर आसमानी कोहराम मचाया है, उसका डर पूरे लेबनान में फैला हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 1640 लोग मारे जा चुके हैं। गजा के बाद लेबनान इजरायली गुस्से का रोज शिकार बन रहा है। पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही है और इस पर ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बड़ी फिक्र जाहिर की है। Qualsiasi paese parlo, che fa queste cose di un modo così superlativo sono azioni immorali. Anche nella guerra c'è una moralità da custodire. La guerra è immorale, ma le regole di guerra indicano qualche moralità. इस वक्त नेतन्याहू इजराइल की पॉलिटिक्स के इतिहास में सबसे मजबूत नेता बनना चाहते हैं। वो हमास चीफ हानिया को मार चुके हैं, वो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म कर चुके हैं।
लेकिन तेल अवीव से लेकर पश्चिमी यरूशलेम की सड़कों पर अब भी नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार अब भी गाजा में हमास की कैद में हैं और ये चाहते हैं कि सीज फायर के साथ सभी बंधक वापस अपने घर पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि करीब 100 बंधकों की लिस्ट अब भी नेतन्याहू के पास है, लेकिन उनका फोकस अब गाजा से हटकर लेबनान पहुंच गया है। हमास और हिजबुल्ला के बाद अब इजरायल ने यमन के हूथी विद्रोहियों पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। हूथी विद्रोहियों ने नसरल्ला के मारे जाने के बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और अब इजरायल ने जब यमन पर हमला किया तो धमाका ऐसा हुआ कि मैसेज ईरान तक गया है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला खत्म, हमास चीफ इस्माइल हानिया खत्म। अब बारी यमन के हूथी विद्रोहियों की है। इजराइल ने 3 फ्रंट वॉर ओपन कर दिया है। यमन के हूथी विद्रोही जिन्होंने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करते आ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया है। यमन में हूथी के ठिकानों पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह पर हमला किया। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी गई थी, जिसके बाद अब इजराइल ने पलटवार किया है। यह हमला यमन के रास ईसा और हुदैदा शहर में किया गया है। नेतन्याहू की सेना का मिशन हूथी शुरू। हूथी विद्रोहियों पर बरसाए बारूद। इजराइल डिफेंस फोर्स का नया टारगेट सेट। इजराइल फुल ऑफ वॉर के मूड में है। अपने दुश्मनों के अंत की नेतन्याहू ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसका तीसरा चैप्टर है हूथी विद्रोहियों का द एंड। लिहाजा यमन के हूथियों के खिलाफ इजराइल ने सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने जो सौगंध खाई है, उसे पूरा करने के लिए आईडीएफ न रुकने का नाम ले रही है, न थकने का। हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना के रॉकेट पश्चिमी यमन की तरफ कूच कर रहे हैं। ये हमले ऐसे वक्त में तेज हो गए हैं जब हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई है। ईरान की वार्निंग का कोई असर इजराइल की सेना पर नहीं हो रहा है और इजराइल के सैनिक नए ऑपरेशन पर निकल पड़े हैं। इस ऑपरेशन के तहत यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हो रहे इन हमलों में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। כל מי שפוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. इजराइल की वायुसेना यमन में हूथियों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में जुट गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में इजराइल की सेना की तरफ से हुदैदा बंदरगाह को टारगेट किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब तेल अवीव पर ड्रोन से एक हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के बाद यमन पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान, गाजा पट्टी और कथित तौर पर सीरिया में दिन के समय कई मोर्चों पर युद्ध के दौरान निशाना साधा। इससे पहले हूथियों की तरफ से मध्य इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इजराइल बहुत सब्र के साथ चल रहा है। हमास उसके सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसके खात्मे में इजराइल ने 11 महीने का वक्त लगा दिया और अब भी हमास चीफ याह्या सिनवार की उसे तलाश है।
दूसरी ओर हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडरों को इजराइल ने 10 से 15 दिनों में निपटा दिया और अब अपने हमले का मुंह यमन की ओर घुमा दिया है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह की तरफ हूथियों का शिकार इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल और यमन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हूथी आसानी से शिकार नहीं बन सकते। हिजबुल्लाह को लेकर तो स्थिति ये थी कि लेबनान पड़ोस में है, टारगेट फिक्स करके निशाना बनाया गया, लेकिन यमन की सीमा तो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर है। दोनों देशों की सीमाएं आपस में नहीं लगती, बीच में लाल सागर भी है, लेकिन इजराइल को लेकर कहा जाता है कि दुनिया में उसके दुश्मन कितनी भी दूर क्यों न हो, वो चुन चुन कर मारता है। यमन में इजराइल के फाइटर जेट गरजने शुरू हो गए हैं। यमन में हूथियों के अड्डों पर, पावर प्लांट पर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा सी पोर्ट पर पिन पॉइंट हमले इजराइल की ओर से किए गए हैं। इजराइल के खिलाफ हूथी विद्रोही हमले क्यों करते हैं? कौन है यमन के हूथी विद्रोही जिसे लेकर इजराइल की समझ है कि इनके सफाई के बिना इजराइल सुरक्षित नहीं? यमन के हूथी विद्रोहियों को कहां से मिलता है खाद पानी? कौन है जो गृह युद्ध की आग में जलते देश यमन के हूथी विद्रोहियों को इजराइल के खिलाफ भड़काता है? यमन और हूथियों की ताकत इजराइल के मुकाबले क्या है और इनका इतिहास क्या कहता है? हूथी विद्रोही यमन का एक शिया समूह है। अगर हूथी नाम की बात करें तो ये इस अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूथी के नाम से है। इनका एजेंडा भी इस्लाम को बढ़ावा देना और यहूदियों को खत्म करना है। हूथी विद्रोहियों का यमन में इतना प्रभाव है कि वो कई जगहों पर टैक्स लगाते हैं और यहाँ तक कि इनकी अपनी करेंसी भी है। कहा जाता है कि इनके पास 1 लाख से ज्यादा समर्थक हैं और इनके पास बड़ी संख्या में हथियारबंद लड़ाके हैं और खास ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं। यमन 2 तरफ से 2 मुल्कों से घिरा है, जबकि बाकी 2 तरफ इसकी समुद्री सीमा से सटी हुई है। इसकी उत्तरी सीमा सऊदी अरब से सटी है, जबकि पूर्वी सीमा ओमान से जुड़ी है। दक्षिण में इस मुल्क की सीमा अदन की खाड़ी से सटी है, जबकि पश्चिम में लाल सागर से। लाल सागर पर यमन के निचले छोर पर मुराद नाम की जगह है, जहां से लाल सागर की तरफ बसा जिबूती का तट है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली बाब अल मंदाब की खाड़ी यमन और जिबूती के बीच में है। समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार को प्रभावित करने की हूथी विद्रोहियों की ताकत यमन की भौगोलिक स्थिति से आती है। यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता अरब सागर से होते हुए अदन की खाड़ी और फिर बाब अल मंदाब से होते हुए लाल सागर और फिर स्वेज नहर को जोड़ता है। इस कारण उनके लिए बाब अल मंदाब की खाड़ी के आसपास से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करना आसान है। यमन में 2014 की शुरुआत में हूथी राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए। जब वो राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने, अब्दर बुह मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दुश्मन रहे सालेह के साथ एक समझौता किया और उन्हें फिर से सत्ता में लाना चाहा। यमन के उत्तर में हूथी सादा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ऐसे में राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए। यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैनिक दखल दिया और हूथी विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। उसे यूएई और बहरीन का साथ भी मिला हुआ था। हूथी विद्रोहियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा। हूथी विद्रोहियों ने 2017 में अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी, जब उन्होंने पाला बदलकर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की थी। हूथी आज यमन के ज्यादातर हिस्सों पर काबिज हैं। लाल सागर के कुछ हिस्से पर उनका कब्जा है, जहां से वो आए दिन व्यापारिक जहाजों को अगवा करते हैं। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों पर कंट्रोल के लिए ही अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत लाल सागर में उतार रखे हैं। हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। हूथी विद्रोही लेबनान के शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल से प्रेरणा लेते हैं। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के मुताबिक हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है। हूथी खुद को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं, क्योंकि उनका साझा दुश्मन है सऊदी अरब। शक जताया जाता है कि हूथी विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हूथी विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया है। यही वजह है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने अपने तीसरे दुश्मन के खात्मे के लिए भी बारूदी मोर्चा खोल दिया है। हूथी अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाले गिरोह में शामिल हैं। लिहाजा नेतन्याहू के दिमाग में क्लियर है कि हूथी विद्रोहियों की ताकत जब तक रौद नहीं दी जाएगी, इजराइल में अमन चैन का राज नहीं हो पाएगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हमास चीफ याह्या सिनवार बहुत ज्यादा तनाव में है।
गाजा में वो अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है। सिनवार को ऐसी जगह पर ट्रैक किया गया है जहां उसके होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। גם לגבי החטופים. नसरल्ला की मौत के बाद सिनवार सुरंग में भाग रहा है। अपनी जान बचाने के लिए सिनवार दौड़ रहा है। सिनवार कभी इस सुरंग में पनाह ले रहा है, कभी उस सुरंग में। वो अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। नेतन्याहू की आईडीएफ का खौफ उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा चुका है कि सिनवार को रात में नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करते ही उसे इजराइल के बंकर बस्टर बम का ख्वाब आ जा रहा है और वो फिर से अपनी लोकेशन बदल ले रहा है। मारा गया नसरल्ला, सिनवार का अगला नंबर। लगातार लोकेशन बदल रहा है सिनवार। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ नहीं रख रहा। हमास चीफ अपनी ही खोदी सुरंगों में फंसकर रह गया है। सऊदी अरब के अल अरबिया चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया कि नसरल्ला की मौत के बाद याहिया सिनवार एक बार नहीं कई बार अपने ठिकाने बदल चुका है। यानी कहा तो सिनवार ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी और अब नेतन्याहू ने सिनवार की ऐसी हालत कर दी है कि अब उसके पास जिंदा रहने के लिए भी कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची। नेतन्याहू ने हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंग में ही उसे कैद कर दिया है। नसरल्ला को खत्म करने के बाद इशारों में नेतन्याहू ने सिनवार को भी बता दिया है कि उसके अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. בימים הקרובים אנחנו נעמוד בפני אתגרים משמעותיים, ונעמוד בהם יחד. ולמשטר האייתולות אני אומר, מי שיכה בנו, אנחנו נכה בו. אין מקום באיראן או במזרח התיכון. नेतन्याहू दहाड़ रहे हैं और नेतन्याहू की ये दहाड़ शेखी भगाड़ने में मशहूर हमास चीफ याहिया सिनवार तक भी पहुंच रही है। नेतन्याहू का ये रूप देखकर पहले ही डरा दुक्का सिनवार अब भीगी बिल्ली बन चुका है। इस्माइल हानिया के बाद सिनवार ही इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। इजराइल का पहला दावा है कि उसने गाजा के बॉर्डर के आसपास 80% सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी गाजा से बाहर जाना अब सिनवार के लिए मुश्किल है। इजराइल का दूसरा दावा है कि हमास की रफा ब्रिगेड पूरी तरह तबाह हो चुकी है और ये सिनवार को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि यही ब्रिगेड इस वक्त सिनवार को सुरक्षा दे रही है। सिनवार को लेकर मिस्ट्री इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब गजा में हमास का खात्मा पक्का माना जा रहा है। लेकिन गजा के बॉर्डर पर 80% सुरंगों को तबाह किए जाने का मतलब है कि सिनवार जहां है वहीं फंसा रह जाएगा। सुरंग के हाल कुछ इस तरह हो सकते हैं कि सिनवार सुरंगों के हर दरवाजे को चेक कर रहा हो। जब वो सुरंग नंबर 1 के दरवाजे पर जाता हो तो वहां पता चलता हो कि दरवाजा इजराइल के हमले में सील हो चुका है। वो सुरंग नंबर 2 के दरवाजे पर भी गया हो, वहां भी सील मिला हो। सिनवार सुरंग नंबर 3 के दरवाजे पर भी गया, लेकिन वहां रास्ता बंद मिला। सुरंग नंबर 4 में भी सिनवार को यही मायूसी मिली। उसकी उम्मीद दूसरे रास्तों पर टिकी है, लेकिन सुरंग नंबर 5 वाला एग्जिट डोर भी बंद है क्योंकि इजराइल का दावा है कि 80% सुरंग तबाह कर दी गई है। सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, ये बात तय है कि वो फंसा हुआ है। उसके बाहर निकलने का मतलब मौत है और उसके सुरंग में फंसे रहने का मतलब भी मौत माना जाएगा। लेकिन इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार के सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता। एक तरह से याहिया सिनवार के सिर पर मौत नाच रही है। हमास की लीडरशिप संभालने के बाद एक तरह से सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है।
सिनवार कब मारा जाएगा, अब उसका फैसला नेतन्याहू को करना है, क्योंकि गाजा पर 100% कंट्रोल तो इजराइल का ही है और हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि क्या नया चीफ बनाकर एक तरह से सिनवार को कफन पहना दिया गया है और हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याहिया सिनवार पर है। वो गाजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है, इसलिए गाजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इजराइल की फोर्स 24 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। החזית הצפונית היא ברורה, להשיב בביטחון את תושבי הצפון אל בתיהם. כדי לעמוד במטרה הזאת, אנחנו נדרשים להרחיב את מטרות המלחמה ולכלול בתוך הנושא הזה את החזרת תושבי הצפון אל בתיהם בגבול הצפון בביטחון. המהלך הזה לא יפחית את המחויבות המוחלטת שלנו לחיסול החמאס ולהשבת החטופים, ואת ההצעה הזאת אחרי שנגבש אותה। लेकिन गाजा का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। गाजा में इजरायली सेना पर हमास की रफा ब्रिगेड के कुछ हमले देखिए। इन हमलों ने इजरायल की सेना को बहुत परेशान कर दिया है। जिस हमास को खत्म करने के लिए पूरे गाजा को इजरायल ने मिट्टी में मिला दिया है, जिस हमास को खत्म करने के लिए इजरायल रफा से लेकर खान यूनुस तक बम बरसा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोग इस बमबारी में मारे जा चुके हैं। उसी गाजा में इजरायल को हमास से अभी भी लगातार झटके मिल रहे हैं। आखिरी बार जब इजरायल के कमांडो सिनवार के करीब पहुंचे थे वो दिन था 31 जुलाई। इजरायली कमांडो जब दक्षिण गाजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार वहां से भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजरायल की फौज दंग रह गई थी। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए, जिन्हें छोड़कर वो भाग गया। जहां सिनवार छुपा हुआ था वहां ये रकम सिनवार ने अपने पास रखी हुई थी। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सियाना कमांडर माना जाता रहा है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा भी है और इजराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इजराइल की इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गाजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है।